हेलो गाइस, वेलकम टू ई स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा पार्ट 3 ऑफ योर CUCT 2005 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जो हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे थे 2005 का प्रीवियस पेपर का CUCT का, आज उसका फाइनल पार्ट है, पार्ट 3 है, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। ओके, वेट पेन को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कन्वर्ट लेते हैं, ब्लैक पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स विथ क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ। इनमें से किस जो पॉलीमर्स में आपका 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल विथ क्रॉस लिंक्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या बोथ में, या इनमें से किसी भी नहीं में। तो इनमें से किस कंपाउंड में आपको 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स विथ क्रॉस लिंक्स की सेटिंग, जो 3D नेटवर्क लाइक पॉलीमर हम कहते हैं, वो वाला सेटिंग आप इनमें से कौन से पॉलीमर में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पॉलीमर केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन रहता है पॉलीमर्स का, उसका आपको एक शॉर्ट जो आइडिया आपको रहना चाहिए। तो चलिए एक शॉर्टली डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को, फिर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, अगर हम क्लासीफाई करें पॉलीमर को, अगर हम पॉलीमर को क्लासीफाई करना स्टार्ट करें, ठीक है, पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि उन जो पॉलीमर में जो मोनोमर्स यूनिट है पॉलीमर का, उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, ठीक है, जो चेन में उनका जो ब्रांच चेन होता है, जो चेन मिलकर आपका पॉलीमर बनाते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम जो हमारे पॉलीमर को 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला आपका होता है, ये आपका होता है इलास्टोमर, ठीक है, इलास्टोमर आपने पढ़ा होगा, इलास्टोमर। देन आपका सेकेंड टाइप आपका होता है फाइबर, ठीक है, सेकेंड टाइप आपका होता है फाइबर। थर्ड टाइप आपका होता है थर्मोप्लास्टिक, ओके, थर्मोप्लास्टिक। एंड फोर्थ टाइप आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये गाइस आपके ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये 4 टाइप के आपके पॉलीमर्स होते हैं। देखिए, इलास्टोमर क्या होता है कि इलास्टोमर जिन मोनोमर यूनिट में, पॉलीमर का जिन मोनोमर यूनिट में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सबके सबसे वीक बॉन्ड होगा, मतलब कि वैन डर वाल्स फोर्सेस वगैरह होंगे, तो वहां पर उस टाइप के पॉलीमर में आपको, उस टाइप के पॉलीमर को हम कहेंगे इलास्टोमर। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रॉबर। मतलब कि यहाँ पर आपका होता क्या है कि इस टाइप के पॉलीमर को आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। जब आपका स्ट्रेचिंग फोर्स इससे हट जाएगा तो ये फिर से ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो यही है आपका इलास्टोमर, और उसका एग्जाम्पल है रॉबर। फिर आ जाते हैं हम फाइबर। फाइबर क्या होता है कि फाइबर में आपके सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो आपका एग्जाम्पल रहता है, इसका एग्जाम्पल है आपका नाइलॉन 66, ठीक है, नाइलॉन 66 रहता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आपका इसका रहता है। टेरिलीन इसका एग्जाम्पल होता है, टेरिलीन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं आपके फाइबर्स के, जो कि काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, काफी स्ट्रांगली। तो इनको आप स्ट्रेचेबल नहीं कर सकते हो, इनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। इनको अगर आप ज्यादा हिट करने जाओगे तो ये डिकम्पोज होकर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है ये आपका फाइबर का, ठीक है। तो अब डिस्कशन करते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। देखिए गाइस, थर्मोप्लास्टिक है आपका, थर्मोप्लास्टिक का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टाइप है, ये इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर में रहता है। ना काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ना कि काफी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है टाइप, ये इलास्टोमर और फाइबर के इन बिटवीन वाले फोर्सेस हैं। तो इसका जो कुछ एग्जाम्पल्स होता है, इसका काफी एग्जाम्पल्स होता है, लाइक योर पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, पॉलीथीन, और आपका पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जांपल्स रहते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक के। एंड ये जो थर्मोप्लास्टिक है, ये होता है क्या, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। मींस कि आप इसको, ये जो क्या होता है कि ये वीकली हेल्ड होते हैं काफी, तो इसको आप जब हीट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे कि आपका सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सॉफ्ट होने के बाद आप इसी को किसी भी शेप में आप इसको रख सकते हो। फिर जब आप इसको कूल कर दोगे तो ये डेफिनेट सॉलिड स्टेट में आकर आपको एक डेफिनेट शेप दे देगा। तो इसको आप बार बार हीट करके इसको आप शेप दे सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये नहीं होगा, क्योंकि
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ही आपका क्या रहता है कि 3D नेटवर्क, 3D नेटवर्क लाइक आपका इसका स्ट्रक्चर रहता है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको पूछा था 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स विथ क्रॉस लिंक्स, तो यहाँ पर एक्चुअली ये चीज रहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कुछ एग्जाम्पल को भी डिस्कशन करें, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिस्कशन करें, तो आपका इनमें आ जाता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका 3D जो नेटवर्क लाइक पॉलीमर होता है, इनमें आ जाता है आपका बेकेलाइट। ठीक है, आपका बेकेलाइट सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपका 3D नेटवर्क लाइक पॉलीमर का, जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका आ जाता है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट आपको पता है, देखो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम टाइम में आपका बेकेलाइट से क्वेश्चन बनता है कि बेकेलाइट किससे बना हुआ होता है, इसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है। इसका मोनोमर यूनिट है फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये जो बेकेलाइट है इसको कभी कभी हम ये कहते हैं कि फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम बेकेलाइट कहते हैं। ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल्स है। और इसको जब आप हिट करने जाओगे तो ये डिकम्पोज होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इसमें 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे से एकदम 3D से बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली हेल्डेड बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप इनको हिट करने जाओगे तो इनकी बॉन्डिंग में रप्चर आ जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्लियर हुआ होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आस्किंग यू सुक्रोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। सुक्रोज मॉलिक्यूल इनमें से किस मॉलिक्यूल को मिलकर बनाया जाता है। मेनली आपको ये पता है कि आपका जो आपका जो सुक्रोज दो चीजों को मिलकर बनता है। जनरली हम ये याद रखते हैं कि सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को लेकर आपका बिल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ग्लूकोपाइरानोज, फ्रुक्टोपाइरानोज या फ्यूरानोज, मतलब कि ग्लूकोज का जो हेमी एसिटल फॉर्म या फ्रुक्टोज का जो हेमी एसिटल फॉर्म गिवन है। मतलब कि आपको इन जो ऑप्शन के टर्म्स में बताना होगा कि कौन से दो चीज मिलकर आपको सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपका आंसर बन जाएगा एक ग्लूकोपाइरानोज एंड ए फ्रुक्टोफ्यूरानोज। मतलब कि आपका यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज मिलकर आपका सुक्रोज बनाते हैं। चलिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर देख के रखिए, स्ट्रक्चर को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए गाइज, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का। अल्फा क्यों है, आपको कैसे पहचानने में आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर अल्फा है, कौन सा स्ट्रक्चर बीटा है। देखिए, जो आपका अल्फा स्ट्रक्चर होगा वहां पर जो कार्बन नंबर 1 पे जो OH अटैच्ड होगा, वो OH क्या होगा, बिलो की साइड में प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स बिलो की साइड में प्रेजेंट होगा, तभी ये आपका अल्फा स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये गाइस आपका है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड ये जो गाइस स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ओके, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर। इसमें बीटा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये अपर साइड में है, अबव द साइड में है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है। तो गाइज ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड ये बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज मिलकर आपको ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये सुक्रोज के स्ट्रक्चर आपको देते हैं। कैसे देते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 1 पे आपको ये जो OH दिख रहा है ना, ये OH का आपका रिएक्शन होता है, ये वाला कार्बन नंबर जो फ्रुक्टोज का ये वाला कार्बन नंबर की OH से रिएक्शन करता है। और जब OH से रिएक्शन होता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होकर, जब अगर वाटर मतलब कि H2O एक H2O निकलने के बाद यहाँ पर ओनली एक ऑक्सीजन बचता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है मिडिल में और बॉन्डिंग के साथ आपका ये सुक्रोज बन गया है। तो गाइज ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता है। तो आपका जो सुक्रोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ए ग्लूकोपाइरानोज एंड ए फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, आप इसको याद रख लीजिए एंड स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को भी देख के रखिए। ठीक है, ओके। तो अब चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज asking you about water insoluble component of starch। इनमें से कौन से ऑप्शन
जो कि स्टार्च का एक कंपोनेंट है और वाटर में इनसॉल्युबल है। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको एक सिंपल सा एक डाटा, आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो स्टार्च की मॉलिक्यूल होता है, जो स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है वो दो कंपाउंड से बना होता है स्टार्च। क्या? एक आपका होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। ये एकदम से इन्फॉर्मेटिव है, ये बायो पार्ट में आ जाता है आपका, ये इन्फॉर्मेटिव है, बस आप इसको याद ही रख सकते हो। तो अमाइलोपेक्टिन एंड एक आपका है अमाइलोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा, क्योंकि लेकिन ये इतने इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं, आप कितने कवर करोगे? ऐसे तो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी सिलेबस हो जाता है, इतने सारे टॉपिक्स फिजिकल के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक में, तो यहाँ पर भी ये जब ये बायोलॉजी एंटर कर जाता है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीजें आ जाती हैं, कंसेप्ट आ जाता है। तो इसलिए आप जितने सारे पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, BHU, DU, ये CU सेट वगैरह जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, आंखों के सामने जितने क्वेश्चन आप गुजार लोगे तो आपके लिए उतना बेहतर है, उतना ज्यादा कंसेप्ट आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो स्टार्च है वो दो कंपाउंड से बना हुआ होता है, एक आपका अमाइलोपेक्टिन और दूसरा आपका अमाइलेज। जो अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलेज से इन बिटवीन आपका जो अमाइलोपेक्टिन है ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल, ओके, वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन आपका जो अमाइलेज है ये आपका वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ये आपका वाटर सॉल्युबल है। सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा अमाइलोपेक्टिन, जो कि वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। और आपको याद रखना चाहिए कि स्टार्च का दो कंपोनेंट होता है, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन आपका वाटर इनसॉल्युबल, अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल। ओके, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 44। An example for a saturated fatty acid present in nature is, नेचर में मिलने वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से कौन सा है? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड। तो ये गाइस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव है, डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा पैल्मेटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड जो है आपका एक सैचुरेटेड नेचुरल में मिलने वाला फैटी एसिड है। आपको और भी एग्जांपल में बता दूं, नॉट ओनली पैल्मेटिक एसिड, उसके साथ आपका एक आता है स्टीयरिक एसिड। ओके, स्टीयरिक एसिड इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, आपका और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड आपका स्टीयरिक एसिड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इन अपकमिंग ईयर्स में ये भी क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है एज ए स्टीयरिक एसिड। तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा पैल्मेटिक एसिड। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, और शायद और एक होता है ल्यूनोलिक एसिड, ऐसा कुछ ल्यूनोलिक एसिड, नहीं ल्यूनोलिक एसिड तो नहीं, क्योंकि ल्यूनोलिक एसिड यहाँ पर गिवन और एक एल में आता है एसिड, आप गूगल सर्च करके आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है पैल्मेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, जो है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है नेचर में मिलने वाला। तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बन जाएगा पैल्मेटिक एसिड। ओके, ये तो काफी डायरेक्टली क्वेश्चन था, इंफॉर्मेटिव था। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 45। ए नैनोपेप्टाइड कंटेन्स डैश पेप्टाइड लिंकेज। एक नैनोपेप्टाइड में आपके कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज होते हैं? देखिए ये एकदम सा मैथमेटिकल सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। देखिए आपका जो दो पेप्टाइड है, मान लें कि एक पेप्टाइड ए है, दूसरा पेप्टाइड बी है, ये एक पेप्टाइड कंपाउंड है, ये दूसरा पेप्टाइड कंपाउंड है। तो दो पेप्टाइड कंपाउंड को जोड़ने के लिए एक पेप्टाइड की लिंकेज होती है, एक पेप्टाइड की लिंकेज। तो मान लीजिए इसे 9 को जोड़ने के लिए कितने होगा? अगर दो पेप्टाइड को जोड़ने के लिए एक, मतलब कि अगर आपका n इक्वल्स टू 2 होगा तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो रहा है कि n-1 हो रहा है। तो दैट्स अगर आपका नैनोपेप्टाइड मतलब कि 9, मतलब कि आपका पेप्टाइड 9 मतलब कि वहां पर n आपका 9 है, तो पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा? ऑब्वियसली 9 - 1 इक्वल्स टू 8। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 8, मतलब कि नैनोपेप्टाइड में आपका 8 पेप्टाइड लिंकेज होंगे, मतलब कि जो पेप्टाइड कंपाउंड है तो 9 पेप्टाइड कंपाउंड के बीच में 8 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। तो ये गाइस काफी आसान सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 एंड 46 क्वेश्चन आपको कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा है जो कि जिस अमीनो एसिड में आपका सल्फर प्रेजेंट है? तो लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन। देखिए आपका जो 20 आपका जो अल्फा अमीनो एसिड होता है वहां पर ओनली 2 अमीनो एसिड है जहां पर सल्फर कंटेन करता है। एक आपका है सिस्टीन आपका है एक, एंड दूसरा आपका है मिथियोनाइन। ओके, सिस्टीन एंड और एक है आपका मिथियोनाइन। ये ही 2 आपका अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर कंटेन करता है। तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा सिस्टीन। और उसके साथ इसके साथ साथ
स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखिए कि आपका जो सिस्टीन का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टीन का देख के रखिए कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 4 स्ट्रक्चर दे देगा, आपको पूछेगा कि इनमें से आपका सिस्टीन कौन सा है। ठीक है, कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर होता है COOH, यहाँ पर CH, नीचे NH2 एंड यहाँ पर CH2SH। ये आपका स्ट्रक्चर होता है आपका सिस्टीन का। एंड आपका जो मिथियोनाइन का स्ट्रक्चर होता है, मिथियोनाइन का जो स्ट्रक्चर होता है इसको भी देखकर रखिए। मिथियोनाइन का स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि एसिड ग्रुप रहेगा, देन CH रहेगा, देन एक आपका NH2 रहेगा, देन उसके बाद आपका रहेगा CH2, देन अगेन CH2, देन SCH3। तो ये रहता है आपका मिथियोनाइन का स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर को आप इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख के रखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा सिस्टीन डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, Which of the following is not present in nucleotide? इनमें से कौन सा वो चीज जो कि न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट नहीं है। देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में आपका एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, यूरासिल, AGCTU, यही तो आपकी जो 5 चीजें हैं जो आपकी न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहते हैं। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, यूरासिल, यही तो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं जो कि आपके न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहते हैं। तो आपका जो टायरोसिन है, ये तो गाइस आपका जो टायरोसिन आपका तो ये एमिनो एसिड है। जो टायरोसिन है, टायरोसिन तो आपका एक एमिनो एसिड है। ये कैसे आकर न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहेगा? ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को आपको तो बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, ये एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायामाइन, यूरासिल। और यहाँ पर देखिए साइटोसाइन भी गिवन है, एडेनाइन भी गिवन है, गुआनाइन भी गिवन है। सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन एलिमिनेशन ही करना था, आपका टायरोसिन बन जाएगा आंसर, क्योंकि टायरोसिन एक एमिनो एसिड है, नॉट अ बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा टायरोसिन, क्योंकि आपको पूछा है नॉट प्रेजेंट, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट नहीं है, जो कि टायरोसिन प्रेजेंट नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो टायरोसिन है ये एमिनो एसिड है, ये आपका प्रोटीन बनाता है, ये आपका प्रोटीन बनाता है, क्योंकि प्रोटीन चेन में ये आपको मिल सकता है एमिनो एसिड। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटीसेप्टिक क्लोरोक्सिलेनोल इज डैश, मतलब कि एंटीसेप्टिक जो क्लोरोक्सिलेनोल है, इसका जो आपका आईपीएससी नेम वो कौन सा आपको पूछा है। ये गाइस कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, अगर आपने कभी क्लोरोक्सिलेनोल का स्ट्रक्चर देख लिया है या कहीं प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, सामने आ गया तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते इसको। देखिए, जो क्लोरोक्सिलेनोल है इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ऐसा है कि बेंजीन रिंग रहता है, मतलब कि एक फिनोल का कंपाउंड रहता है, जिनमें आपका जो 4th पोजीशन पर एक क्लोरीन अटैच्ड होता रहता है, एंड 3rd पोजीशन पर आपका एक मिथाइल, एंड उसके साथ साथ 5th पोजीशन पर भी आपका एक मिथाइल अटैच रहता है। तो इसका जो नेमिंग है, आईपीसी नेमिंग क्या बन जाएगा, इसका नेम बन जाएगा 4-क्लोरो-3,5 डाइमिथाइल फिनोल। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4-क्लोरो-3,5 डाइमिथाइल फिनोल आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक क्लोरोक्सिलेनोल इज 4-क्लोरो-3,5 डाइमिथाइल फिनोल, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। An atom of an element A has 3 electrons in its outermost orbit and that of B has 6 electrons in its outermost orbit. The formula of the compound between these two will be, मतलब कि आपको ये बोल रहा है कि आपका एक एटॉम से, आपका एक एटॉम है, ठीक है, आपका एक एटॉम है, सॉरी एटॉम नहीं, आपका एक एलिमेंट है। ओके, आपका एक एलिमेंट है जिनमें आपका एक एटॉम है A, दूसरा एटॉम है B, और वो कह रहा है कि एटॉम ए में आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड जो आपका बी एटॉम है इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए, आउटर मोस्ट की बात हो रहा है, मतलब कि वैलेंस सेल की बात हो रहा है। मतलब क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब कि ए जो एटॉम्स है ना उसका वैलेंस सेल है, इलेक्ट्रॉन है 3, एंड बी जो एटॉम है उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 6। देखिए गाइस, यहां पर आप 2 वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक वे, आप एटॉम्स की पीरियोडिक टेबल्स में से एटॉम्स से जा सकते हो, और एक आपका कैलकुलेटिंग मेथड से, मैं बताऊंगा। चलिए दोनों ही मेथड को देखते हैं। अगर मान लीजिए पहला मेथड, आपने अगर देखा कि
ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन यूनिट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, मतलब कि ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऐसा किस आपका जो इन जनरल आपका पीरियोडिक टेबल में कौन से एटॉम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है? आपको पता है कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। एंड किस किस एटम में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है? आपको पता है कि ऑक्सीजन वो होता है ऑक्सीजन में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अभी आपको बताना है कि ये एलिमेंट क्या है जो कि बोरॉन और ऑक्सीजन को लेकर बना हुआ होगा, तो कौन सा आपका यहाँ पर सही बनेगा? तो आपको पता है जो बोरॉन ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? B2O3। तो दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा A2B3 आपका आंसर बन जाएगा। ये तो था गाइज, अगर आपको एटॉम्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नॉलेज है तो आप यहां से कर सकते हो, नहीं तो और एक मेथड है उसमें से भी कर सकते हो जो कि कैलकुलेटिव मेथड है। मान लीजिए कि आपने क्या कहा कि आपका ए एटॉम है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, मतलब इसका आउटर में सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्टेट को वैलेंस सेल में या आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब 5 का गैप है। इट मींस कि वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देकर वो अपने क्या कर सकता है कि ऑक्टेट स्टेट को अचीव कर सकता है। यही 2 वे हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना कितना एनर्जेटिकली अनस्टेबल रहेगा, और उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास है वो सामने वाले के साथ शेयर कर ले या दे। तो इसमें से वो आसानी से स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉम ए है अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को दे वो +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम बी की बात करें, सेम टाइम अगर हम बी की बात करें, बी में क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट है, मतलब उसे अभी ऑक्टेट स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के नीड है। अभी वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स नीड है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट स्टेट को सेटिस्फाई कर सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन को देकर। तो 6 इलेक्ट्रॉन को देना तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो यहां पर वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को ऊपर चार्ज क्या रहता है कि 2-, मतलब कि आपको ये पता चला आपका A +3 में एग्जिस्ट कर रहा होगा एंड B 2- में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अभी ये दो एटॉम मिलकर अभी आपका एलिमेंट बनाए हैं। तो कैसे बनेंगे? क्योंकि एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल फेज में होगा। अभी आपको ये न्यूट्रल फेज वाला एक एलिमेंट आपको चूज करना है। तो ठीक है, अगर आप चूज करेंगे तो A+3 और B 2- मिल जाएंगे, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर +3 का चार्ज है और यहाँ पर -2 का चार्ज है। लेकिन अगर यहाँ पर हम A की 2 यूनिट्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा? +3 × 2 +6 चार्ज आ जाएगा, +6। अगर हम B की 3 यूनिट लेते हैं मतलब कि 2 × -3 -6 आ जाएगा। तो हो गया ना बराबर, हो गया ना न्यूट्रल। तो आपका जो A2B3 बना, A2B3 जो बना ये आपका न्यूट्रल आपका एलिमेंट बन गया। और यही ही आपको चाहिए था और आपका आंसर भी यही है। तो आप ये 2 मेथड में, एक आप ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है, इसमें कर सकते हो, या अगर आपको एटॉम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कौन सा एटम हो सकता है अगर वो पहचान में आ सकता है आपको, तो उस वजह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन भी था, कंसेप्चुअल भी था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में मूव कर जाते हैं। Among Na+, Na, Mg and Mg2+, the largest particle is। देखिए, आप हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, जब आपको कभी भी साइज आपको पूछा होगा, साइज ऑफ एन एटॉम, साइज आपको पूछा होगा, साइज का हमेशा एक ऑर्डर रहता है, दैट इज एनायंस जो होते हैं वो सबसे बिगर साइज होते हैं, देन आपका आता है न्यूट्रल, देन आपका आता है कैटायन। ठीक है, एनायन, न्यूट्रल, कैटायन, ये आपका साइज टेंडर का ऑर्डर हमेशा ये सेटिस्फाई करता है। अभी आप यहां पर क्वेश्चन में देख लीजिए आपका क्या क्या ऑप्शन है। आपका Na+ है, सोडियम है, Mg है एंड Mg2+ है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में गिवन है। तो शायद 1 2 शायद आपका 3 और 4 शायद इरेज हो गया है, तो 3 में आपका गिवन था
सोडियम एंड फोर्थ में आपका गिवन था दैट इज सोडियम प्लस। ओके, सोडियम प्लस। तो आपका यहाँ पर कौन सा पार्टिकल सबसे लार्जेस्ट होगा? देखिए पहले तो आप ये जो कैटायन वाले को इरेज कर लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला कैटायंस आपके सबसे स्मॉल साइज वाले हैं। तो कैटायंस मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर इरेज हो जाएंगे। अभी बचा मैग्नीशियम एंड सोडियम, दोनों के दोनों आपके न्यूट्रल हैं। पर आपको ये साइज ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में एक आपको पता होगा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल साइज क्या होता है? साइज जो आपका साइज है वो क्या हो जाता है कि डिक्रीज कर जाता है। साइज आपका जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे अलोंग दी ग्रुप, आप जब मूव करोगे तो आपका क्या होगा? साइज आपका डिक्रीज कर जाएगा। और आपको पता है आपका ग्रुप 1 में सोडियम प्रेजेंट है एंड ग्रुप 2 में, मतलब कि आपका ग्रुप 1 में सोडियम प्रेजेंट है एंड ग्रुप 2 में जाकर आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो यहां से सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे लेफ्ट में आपका सोडियम है, देन आपका मैग्नीशियम है। और हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है, मतलब कि सबसे जो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा उसका साइज सबसे ज्यादा रहा होगा। सो दैट मीन्स बिटवीन सोडियम एंड मैग्नीशियम आपका सोडियम का साइज सबसे ज्यादा आ जाएगा। बिटवीन सोडियम एंड मैग्नीशियम सोडियम का साइज आपका सबसे ज्यादा आ जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और साइज की ट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, आई होप कि साइज की ट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 50 आपको कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4, मतलब कि आपको यहाँ पर नॉर्मलिटी गिवन है H2SO4 का एंड आपको मोलरिटी काउंट करना है। देखिए मोलरिटी का एंड नॉर्मलिटी का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, दैट इज मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी, ओके, नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या है? n फैक्टर मतलब कि किसी भी कंपाउंड का चार्जेस कह सकते हैं, या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कह सकते हैं, या रिप्लेसेबल OH कह सकते हैं, या ओके। तो आप देख सकते हो कि जो H2SO4 है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर SO4 2- में बन सकते हैं, है कि नहीं? SO4 2- प्लस 2H प्लस, मतलब कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। सो दैट्स वाई H2SO4 का जो n फैक्टर की वैल्यू आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। तो यहां से हम सिंपली मोलरिटी काउंट कर सकते हैं, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या है? 0.2 गिवन है अपॉन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, फटाफट आपका आंसर बन जाएगा 0.1। अब चलिए मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपको कह रहा है इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT। ओके, आइडियल गैस की जो स्टेट होती है यहाँ पर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, हम हमेशा यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R होता है, इसका वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, नॉन ऑफ द अबव। देखिए हमारा जो R का जो वैल्यू होता है, कितने कितने टाइप्स की वैल्यू होता है आप देख लीजिए। आप हमेशा ये वैल्यू यूज करते हो 8.314, यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन और एक वैल्यू भी होता है 0.0821, जिसका यूनिट होता है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और एक वैल्यू होता है 0.0831, जस्ट 0.0821, यहाँ पर आपका यूनिट हो जाता है लीटर बार पर केल्विन पर मोल। मतलब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि यूनिट की चेंजेस आ रहा है, उस हिसाब से आपकी वैल्यू चेंजेस आ रहा है। मतलब जब आपका जो सामने वाला जो आपका एनर्जी होगा, एनर्जी की वैल्यू होगा, जो अगर जूल्स में होगा और आपका जो टेम्परेचर में वो केल्विन में होगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा R के लिए 8.314 आएगा। अगर मान लीजिए कभी आपका लीटर ATM रहा तो आपका 0.081 आएगा, लीटर बार रहा, उसके प्रेशर का यूनिट चेंज हो रहा है तो 0.0831 आ रहा है। मतलब कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिपेंड करते हुए R की वैल्यू चेंज हो रहा है, ना कि किसी गैस के प्रेशर की वजह से R की वैल्यू चेंज हो रहा है, ना कि नेचर ऑफ द गैस की वजह से आपका चेंज हो रहा है। क्योंकि R जो है, आपको R का नेमिंग तो वही है ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब कि हर गैस के लिए ये वैल्यू सेम रहेगा। नाइट्रोजन के लिए भी R की वैल्यू 8.314 रहेगा, ऑक्सीजन के लिए, सब गैस के लिए
ये वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि नेम ही इसका है यूनिवर्सली गैस कांस्टेंट। तो इसलिए इसका जो वैल्यू है ओनली यूनिट के ऊपर बेस कर ही चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमर्शियल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लेवल्ड एज 10 वॉल्यूम, इट्स परसेंटेज स्ट्रेंथ इज नियरली। देखिए ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे अगर आपको लेंथी क्वेश्चन मिले, उसकी इनिशियल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करते हुए आंसर तक पहुंचना है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, आप एग्जाम में ये एमएससी एंट्रांस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हर एक क्वेश्चन को जस्ट 1 मिनट मिलता है, तो ऐसे टाइप के एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए कि आपको फर्स्ट लुकिंग पर ही जो क्वेश्चन आपको माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है आंसर, आप उसी क्वेश्चन के साथ जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी हम सॉल्व करेंगे ये काफी लेंथी होने वाला है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन आपका लगभग 5 to 7 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को, मेरा मानना है अगर एंड में टाइम बच जाता है तो इसी क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेंड करिएगा, नहीं तो आप बाकी क्वेश्चन के साथ बहुत ही आसानी से आप जा सकते हो। ठीक है, तो फिर भी चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि एक कमर्शियल सैंपल ऑफ आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और जिसमें लेवलिंग किया गया है कि 10 वॉल्यूम, और आपको पूछा कि इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ आप बताइए। इसकी जो आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो यूनिट होता है क्या होता है, H2O2 होता है, इसको आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको बताना है, 1%, 3%, 10%, 90%, ये आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए ये काफी लेंथी रहेगा, फिर भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को जान लीजिए एक बार। देखिए आपका जो परसेंटेज स्ट्रेंथ रहता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, उस परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका ग्राम पर 100 ml, मतलब कि आपका 100 ml में उस कंपाउंड का, मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, H2O2 का 100 ml में कितने ग्राम प्रेजेंट है, वही आपका हो जाएगा परसेंट स्ट्रेंथ। एंड ये जो 100 ml में कितने ग्राम प्रेजेंट है, इसको निकालने के लिए एक रिलेशन होता है, इसको फॉलो करना होगा। मतलब आपका अगर आप रिएक्शन करोगे, आप देखोगे कि जो अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 लेते हो तो आपको ये डिकम्पोज करके देता है 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन। एंड आपका ये एक रिलेशन रहता है कि 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 में H2O2 बराबर होता है 10 ml ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में। ठीक है, ये आपको रिलेशन के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें, मतलब कि 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 बराबर है 10 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 आपको दे रहा है 2 वाटर प्लस एक आपका ऑक्सीजन, 2 H2O, मतलब कि इसका अगर हम काउंट करेंगे, अगर आप काउंट करोगे 2 ऑक्सीजन है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन मतलब 16 इंटू 2 32 प्लस 2 हाइड्रोजन के लिए 2 34 इंटू 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 है, मतलब कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 68, मतलब कि 68 ग्राम में आपका क्या प्रेजेंट है, आपका ये 22.4 लीटर एट NTP, मतलब कि आपका देखिए 68 ग्राम से आपको 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 22.4 लीटर और 22,400 लीटर में 22,400 ml मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए आपको 68 ग्राम ऑफ क्या चाहिए, आपको H2O2 चाहिए, और आपको इस रिलेशन को फॉलो करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर 10 ml ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना आपको ग्राम लगेगा H2O2 ये निकालना है। मतलब अगर आप 22,400 ml का ऑक्सीजन निकालने के लिए आपको 68 ग्राम लग रहा है, तो 10 ml ऑफ ऑक्सीजन को निकालने के लिए आपको कितने ग्राम H2O2 लगेगा, दैट इज 68 अपॉन 22,400 इंटू 10, ये लगेगा, 0 से 0 कटा तो आपका यहाँ पर आएगा 68 अपॉन 2240 ग्राम। मतलब कि 10 ml ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए आपको 68 अपॉन 2240 ग्राम आपको लगेगा, आपका H2O2 लगने वाला है। अभी ये जो 10 ml ऑफ O2 है ये किसके बराबर है, 68 अपॉन 2240 ग्राम ऑफ H2O2 के बराबर है।
मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 ml of 10 वॉल्यूम 1 ml of 10 वॉल्यूम वेट इसको ढंग से लिखते हैं, मतलब कि 1 ml of 10 वॉल्यूम H2O2 इक्वल्स टू 68/2240 ग्राम, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल से अगर 10 ml ऑफ ऑक्सीजन आपका अगर 68/2240 ग्राम के बराबर है तो ऑब्वियसली 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 भी सेम उसी के बराबर होगा। अभी आपका आंसर आ जाएगा। आपको अभी परसेंटेज स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए था, 100 ml में आपका कितने ग्राम है। अगर अभी आपको 1 ml अगर मिल गया, 1 ml ऑफ H2O2 के लिए आपका 68/2240 ग्राम चाहिए, तो 100 ml ऑफ 10 वॉल्यूम, क्योंकि आपका लेबलिंग देखिए, आपका क्वेश्चन में लेबलिंग आपको पूछा है 10 वॉल्यूम, तो 100 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 के लिए आपको कितना ग्राम चाहिए होगा, 68/2240 इंटू 100। तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 3.03। तो अप्रोक्सीमेटली ये 3% आपका कहलाएगा नियरली। तो आपका यहां पर आंसर बन जाएगा 3%। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गएगा। अगेन रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आपका जो फॉर्मूला है परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या है कि आपका 100 ml में उस कंपाउंड का आप जिसका परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल रहे हो 100 ml में कितने ग्राम इसका प्रेजेंट है। अभी ये कितने ग्राम प्रेजेंट है इसको निकालने के लिए आप इसका रिएक्शन देखना होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 आपको दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड एक ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि 68 ग्राम आपको दे रहा है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 8 NTP। एंड आपका ये रिलेशन है, ये रिलेशन की 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2, ये इंफॉर्मेटिव है। 1 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 आपका बराबर है 10 ml ऑफ ऑक्सीजन 8 NTP के साथ। तो इस रिलेशन को यूज करके, इस डाटा को यूज करके हम यहां से निकाल सकते हैं कि 100 ml ऑफ H2O2 में आपका कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, ये 3 ग्राम्स आपके प्रेजेंट है, मतलब कि आपका 3% है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप एंड में ही करिए, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा हो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है। ओके, तो अब चलिए मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, इट वर्क्स बाय। देखिए, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि आपको प्योर सब्सटेंस में अगर किसी कलरिंग मैटर प्रेजेंट हो गया है तो उस प्योर सब्सटेंस से आपको कलरिंग मैटर को अगर अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आपको जो चारकोल यूज होता है, एक्टिवेटेड चारकोल जो यूज होता है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू चारकोल आपका जो प्योर सब्सटेंस से कलरिंग मैटर को सेपरेट कर सकता है। तो आपका आंसर बन जाएगा एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस से आपका जो चारकोल करता क्या है, देखिए मैं समझाता हूं। होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये प्योर सब्सटेंस है, इनमें आपका कलरिंग मैटर प्रेजेंट है। अभी ये जो चारकोल, मान लीजिए कि ये आपका एक मान लीजिए कि ये आपका एक चारकोल आ गया, ठीक है, चारकोल। तो अभी होगा क्या, ये चारकोल क्या करेगा, एडजॉर्प्शन के फेनोमेना से ये जो आपके कलरिंग मैटर्स है इनको अपने सरफेस में एडजॉर्ब कर लेगा, जब इनको अपने सरफेस में एडजॉर्ब कर लेगा तो ये प्योर सब्सटेंस से आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये रिमूव हो जाएंगे। तो आपको प्योर सब्सटेंस एंड ये कलरिंग मैटर सेपरेट होता हुआ मिल जाएगा। तो इसी एडजॉर्प्शन फेनोमेना के हेल्प से आपका ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है इस जो मैकेनिज्म को करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब आपका प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जब वे लिविंग स्टेट में रहते हैं तो वहां पर जो नाइट्रोजन उनके बॉडी में रहता है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमारा डेथ हो जाता है, और बॉडी हमारा सॉइल में चला जाता है और डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, डिके करना स्टार्ट होता है बॉडी, या एनिमल्स का हो या प्लांट्स का हो, तो होता क्या है, जब हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है,
तो आपका ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि आपका एमोनिया के फॉर्मेट में रहता है, मतलब कि NH3 की फॉर्मेट में आपका ये रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम मूव कर जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56 आपको ये कह रहा है कि एक गैस डीकलराइज्ड बाय KMnO4, एक गैस है जो कि डीकलराइज हो रहा है KMnO4 से, KMnO4 सॉल्यूशन, बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विथ एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो इनमें से वो कौन सा गैस है, इनमें से वो कौन सा गैस है जो आपका KMnO4 को डीकलराइज करेगा? मतलब कि लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में गिवन है। एक आपका इथेन गिवन है, इथेन, सेकेंड में आपका मीथेन गिवन है, मीथेन, एंड थर्ड में आपका गिवन है इथीन। ओके, इथीन मतलब कि एक अल्कीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, एंड फोर में आपका गिवन है एसिटाइलिन। ओके, एसिटाइलिन मतलब कि आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। अभी आपको पूछ रहा है, अभी आपको ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि पहला कि आपको कौन सा वो KMnO4 को डीकलराइज कर रहा है, एंड नो प्रेसिपिटेशन, नो पीपीटी विद आपका जो एमोनिकल सोल्यूशन है। तो ये कौन सा, मतलब कि ऐसा कोई गैस होगा जो कि KMnO4 सोल्यूशन को डीकलराइज कर रहा होगा, पहला बात। सेकेंड, आपका एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेशन नहीं दे रहा होगा। देखिए, अगर आप इथेन की बात करेंगे, इथेन, तो वो क्या करते हैं कि आपका इन दोनों में से किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि वो एल्केन कंपाउंड होते हैं। तो एल्केन आपका मेनली KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता है, और इथेन भी एल्केन है तो मीथेन भी तो एल्केन है, तो वो भी सेम काम नहीं करेगा। अभी इथीन और एसिटाइलिन की बात है, होता है क्या कि इथीन भी आपका डीकलराइज कर देता है KMnO4 सोल्यूशन को, एंड एसिटाइलिन भी आपका डीकलराइज कर देता है KMnO4 सोल्यूशन को। तो आंसर कैसे आएगा? आंसर आपका यहां से आएगा कि कौन प्रेसिपिटेशन बनाता है, कौन प्रेसिपिटेशन नहीं बनाता है। क्वेश्चन ने पूछा है आपको कौन प्रेसिपिटेशन नहीं बनाता है, उसको आंसर करने को। तो आपको इथेन जो है ना, वो आपका प्रेसिपिटेशन नहीं करता है, लेकिन जो एसिटाइलिन है, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, वो आपका एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेशन शो करता है। सो दैट्स व्हाई आपका आंसर बन जाएगा एथीन, आपका आंसर बन जाएगा एथीन, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कंपाउंड आपको गिवन है, ये वाला कंपाउंड, एंड आपको इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करके देना है। तो रूल को फॉलो करते हैं, नेमिंग करते हैं। पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन आपका देख रहे हैं को 1 2 3 4 5, तो आपका लॉन्गेस्ट चेन गाइस ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है। एंड अभी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक साइड चेन का फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा है, और यहाँ पर आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो आपका आईपीएससी का रूल ये होता है कि किसी भी अगर फंक्शनल ग्रुप हो, उसको सबसे लोएस्ट नंबर आप मिलना चाहिए। जब आप नंबरिंग करोगे, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इस डायरेक्शन से नेमिंग करें 1 2 3, डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन से नंबरिंग करें 1 2, सेकेंड नंबर पर ही आपका ये डबल बॉन्ड आ जा रहा है। मतलब कि हम इस डायरेक्शन से नेमिंग करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन हमें लोएस्ट नंबर मिल रहा है हमारा रेस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर हम इस डायरेक्शन से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर नंबरिंग के हिसाब से सेकेंड कार्बन पर आपका क्लोरीन जुड़ा है, फोर्थ कार्बन पर आपका मिथाइल जुड़ा है। देख लीजिए कहां पर आपको कह रहा है 2 क्लोरो 4 मिथाइल, बस बन गया आपका आंसर। बट 2 क्लोरो यहां पर भी है, 4 मिथाइल यहां पर भी, और बाकी यहाँ पर 4 क्लोरो, इसको हटाओ। यहाँ पर 2 क्लोरो 4 डाइमिथाइल बोल जाए आपका, तो यहाँ पर एक ही मिथाइल, तो इसको भी हटाओ। अभी इस दो ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहेगा? देखिए, जब आपका दो सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। अब देखिए, क्लोरो में अल्फाबेट है C, एंड मिथाइल में अल्फाबेट है M, एंड C एंड M में से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से C आपका पहले आता है। सो दैट्स व्हाई 2 क्लोरो 4 मिथाइल 2 पेंटीन बन जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन पेंटीन, एंड सेकेंड कार्बन पर ही आपका डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटीन। तो आपका फाइनल नेमिंग बन गया 2 क्लोरो 4 मिथाइल 2 पेंटीन। ओके, तो आई होप कि आईपीएससी नेमिंग आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक मेरा सजेशन रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक आप पहले कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर में, हर एग्जाम के हर पेपर में अगर वहां पर केमिस्ट्री आ रहा हो, तो आपका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली आ रहा हो, तो आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर आना ही आना है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th 12th में भी आता था,
ग्रेजुएशन में भी आता था, अभी एमएससी एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आएगा आईपीएससी। तो आप आईपीएससी का नोमेनक्लेचर को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि होता क्या है इन जनरली हम इसको 11th-12 में पढ़ रहे होते हैं, तो इसको हम बाद में आकर भूल जाते हैं और नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये 11th का स्टैंडर्ड का कंसेप्ट था, तो यहाँ पर क्या ही यूज होगा। लेकिन नहीं, हर एग्जाम में आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है। सो दैट्स व्हाई आप मेक श्योर कि ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़कर गए हो, ठीक है। और इसमें से काफी आसान से क्वेश्चन आते हैं, जस्ट अगर आपको फॉर्मूला आता है, स्टेप फॉलो करना आता है, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया। अब मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अमंग्स द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन मोस्ट रेडिली गेट सल्फोनेटेड। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो बहुत ही अच्छे से सल्फोनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अभी सल्फोनेटेड मतलब कि सल्फोनेशन क्या है, सल्फोनेटेड मतलब कि आपका ऑर्गेनिक का सल्फोनेशन प्रोसेस। अभी सल्फोनेशन प्रोसेस में सबसे होता क्या है कि सल्फोनेशन आपका प्रोसेस क्या होता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, एरोमेटिक आपका होता क्या कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, ओके एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका जो एरोमेटिक रिंग होता है, एरोमेटिक सिस्टम होता है, जो कि जाकर अटैक करेगा सल्फोन जो आपका सल्फोनेशन करेगा या जो सल्फर कंपाउंड को अटैक करेगा, वो जो एरोमेटिक सिस्टम है आपका ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक समझ रहे हो आप कि न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि एक न्यूक्लियस वाले कंपाउंड को, मतलब कि एक पॉजिटिव वाले कंपाउंड को आपको अटैक करना है। तो जितना ज्यादा सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, उतना अच्छे से जाकर वो पॉजिटिव वाले कंपाउंड को अटैक कर पाएगा। सो दैट्स अगर हम यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर देखें, ये आपका बेंजीन के स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन टोलुइन आपका ऐसा होता है कि टोलुइन मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल का अटैच कराना, एंड नाइट्रोबेंजीन मतलब कि आपका बेंजीन के रिंग के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप, एंड आपका क्लोरोबेंजीन मतलब कि बेंजीन के रिंग के ऊपर आपका एक क्लोरीन ग्रुप का अटैच रहना। एंड आपको पता है कि जो नाइट्रो है, ये क्लोरीन है, ये -I-R ये दिखाते हैं, क्लोरीन आपको -I दिखाते हैं, मतलब कि ये बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई ये जो बेंजीन रिंग से तो इलेक्ट्रॉन की डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो ये सामने वाले जो सल्फर कंपाउंड है SO3 है, तो उसको कैप्चर कैसे करेगा, तो ये अटैक नहीं कर सकता। तो आपका जो नाइट्रोबेंजीन है ये नहीं दिखाएंगे, आपका क्लोरोबेंजीन ये नहीं दिखाएगा, आपका अभी बचे बेंजीन एंड टोलुइन। तो बेंजीन तो ठीक है इलेक्ट्रॉन रिच है, पर बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है आपका टोलुइन, क्योंकि टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ये आपका +I है, मतलब कि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और भी इलेक्ट्रॉन रिच कराएगा। तो यही आपका सबसे फेवरेबल जो आपका सिस्टम बनेगा, फेवरेबल आपका एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, जो कि बहुत ही अच्छे से आपका सल्फोनेशन दिखाएगा। तो अब चलिए देख भी लेते हैं कि टोलुइन को लेकर सल्फोनेशन होता कैसे है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन देख लेते हैं कि आपको सल्फोनेशन क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि हमारे सामने ये आपका सिस्टम है, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका मिथाइल प्रेजेंट है, ओके। एंड आपको SO3 S डबल बॉन्ड O ये SO3 होता है, एंड उसके साथ आपको दिया जाता है H2SO4 ये दिया जाता है, मतलब कि H2SO4 जो है आप इसको मतलब कि जो H2SO4 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिसोसिएट की फॉर्म में, H प्लस HSO4 माइनस की फॉर्म में, ठीक है, डिसोसिएटेड फॉर्म में। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब कि पहले क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये करता क्या कि ये लोन पेयर से ये H प्लस को कैप्चर कर लेता है। जब ये लोन पेयर को कैप्चर कर लेता है तो आपका सिस्टम ऐसा बन जाता है, S डबल बॉन्ड O यहाँ से हाइड्रोजन O, यहाँ से डबल बॉन्ड O। जब यहाँ पर ऑक्सीजन एक प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा तो ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये खुद का जो लोन पेयर है इसको यूज कर लिया था, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब कि ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव काफी मतलब खराब बात है, काफी हाईली अनस्टेबल है, तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। तो होगा क्या कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ से करेगा क्या कि यहाँ से ये आपका अटैक कर देगा सल्फर के ऊपर, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके इस जो पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको कुछ ऐसा मिलता है, आपको यहाँ पर ये तो बॉन्ड्स रहेंगे, यहाँ पर आपका मिथाइल अटैच्ड रहेगा,
और आप अभी आपका यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखेगा क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अटैक कर लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका S अटैच्ड होगा और इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अभी ये प्लस अभी देखो यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए होगा क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अभी यहाँ पर जो सिस्टम HSO पर माइनस होगा ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद ये डबल बॉन्ड जो है इधर आएगा और ये प्लस न्यूट्रलाइज होकर आपका जो एरोमेटिक सिस्टम था ये आपको रिटेन में हो जाएगा, मतलब कि आपका सिस्टम में आपको ऐसा आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, ये रिंग बन जाएगा एंड यहाँ पर आपका मिथाइल है और यहाँ पर SO3 तो SO3H आपका बन जाएगा, हो गया आपका सल्फोनेशन। ठीक है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकता है, नहीं तो आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी अटैक करके पैरा पोजीशन पर भी SO3H लग सकता है। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59 क्वेश्चन, दैट इज हाउस होल्ड गैसियस फ्यूल LPG मेनली कंटेन, मतलब कि आप जो घर में सिलेंडर यूज करते हो, LPG गैस जो हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वहां पर कौन सा वो पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर आपका जो LPG में आप हमेशा याद रखिए आपका दो गैस प्रेजेंट रहता है, एक वन आप है आपका प्रोपेन एंड दूसरा है आपका ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। और प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 एंड आपका जो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, क्योंकि ये एल्केन कंपाउंड का एल्केन फैमिली का है एंड एल्केन फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको पता है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n+2। ठीक है, कार्बन की जितने नंबर है हाइड्रोजन की उससे 2 गुने में +2 ऐड करना रहता है, मतलब कि आपका अगर कार्बन नंबर 4 है तो 4 × 2 8 + 2 10 करना रहता है, वो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो C4H10 आपका ब्यूटेन होता है एंड प्रोपेन आपका होता है C3H8। अभी आपको यहाँ पर प्रोपेन गिवन नहीं है, आपको ब्यूटेन गिवन है C4H8, तो आपका आंसर बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको याद रखना है कि LPG में आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रेजेंट रहता है मेनली। ओके, चलिए हम हमारा आज का जो 2005 CUCT पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है कि यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉट एनकरेज्ड बिकॉज, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा रेफ्रिजरेटर में यूज होता है उसको यूज करना एक एनकरेजिंग वाली बात क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC हमारा हम चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड में लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका जो CFC होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर लेता है। तो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा दे ईट अवे द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो सन से आपका जो वायलेट जो कलर होता है ना, वायलेट जो रे होता है वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाता है, तो जिसमें कैंसर्स वगैरह, स्किन कैंसर, तो टेम्परेचर बढ़ना, ये सब चालू हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। सो दैट्स व्हाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को यूज करना इतना एनकरेजिंग वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी एनकरेजिंग बात नहीं है। तो अब की जो रेफ्रिजरेटर में तो CFC यूज होता भी नहीं है, इसको कम कर दिया गया है और किसी जो रेफ्रिजरेटर में CFC अभी यूज ही नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई CFC का यही कारण रीजन है कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर लेता है, ओजोन को ईट कर लेता है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा पेपर जो CUCT का 2005 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने 3 पार्ट में, हर पार्ट में 20 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, 3 पार्ट में कंप्लीट जो 2005 को सॉल्यूशन किया हमने, डिटेल्ड सॉल्यूशन किया। आई होप कि इस जो सॉल्यूशन की सीरीज से, इस पेपर का 2005 के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन से आपको काफी बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा होगा। तो आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, तो आपके MSc एंट्रेंस के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। बहुत जल्दी ही हम नेक्स्ट पेपर को सोल्यूशन करेंगे, तो तब तक के लिए अच्छे से गाइस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।